गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। यह वीडियो 12th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव और द्रव्य तरंगों से संबंधित चैप्टर के बारे में समझाना है, जिसमें से हमने आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव समझा चुके थे। हमने आपको जो लास्ट लेक्चर था उसमें बताया था कार्यफलन, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट से संबंधित परिभाषा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की 4 विधियां, जिनमें नंबर 1 थी ताप आयनिक उत्सर्जन, नंबर 2 थी आपकी क्षेत्र उत्सर्जन, नंबर 3 थी आपकी प्रकाश विद्युत और नंबर 4 थी आपकी द्वितीयक उत्सर्जन। उसके बाद मैंने आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित प्रयोगों के बारे में बताया था, जिनमें एक हर्ट्ज का प्रयोग था, दूसरा आपका हॉलबॉक्स और लेनार्ड का प्रयोग था, और जो तीसरा जो था वो आपका था दूसरा हॉलबॉक्स लेनार्ड का, और तीसरा जो आपका पेक्टे का तीसरा जो था, तो तीसरे पे मैंने आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिभाषा और दहलीज आवृत्ति के बारे में समझाया था। अब जो हमारा टॉपिक चालू हो रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन। तो आइए देखते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन। तो आइए देखते हैं। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक अध्ययन के लिए इसमें कांच की एक निर्वातित नली होती है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक अध्ययन के लिए इसमें कांच की एक निर्वातित नली होती है, जिसमें एक क्वार्ट्ज का गवाक्ष लगा होता है। गवाक्ष से हमारा मतलब यहाँ पर खिड़की से है। ये कांच की एक निर्वातित नली है जिसमें क्वार्ट्ज का गवाक्ष है। क्वार्ट्ज का गवाक्ष है, क्वार्ट्ज का गवाक्ष। ठीक है, गवाक्ष यहाँ पर खिड़की जिसको अपन बोलते हैं ना, वो खिड़की। इसमें 2 धातु के इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं, बिल्कुल वही हॉलबॉक्स और लेनार्ड की तरह है ना। इसमें कैथोड थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा। कैथोड पर हम लोग प्रकाश संवेदी धातु की पॉलिश कर देते हैं। प्रकाश संवेदी धातु क्या होती है? देखिए, ऐसी धातु जिनके लिए कार्यफलन का मान कम होता है, ऐसी धातु जिनके लिए कार्यफलन का मान कम होता है, वो प्रकाश संवेदी धातु कहलाती है। प्रकाश संवेदी धातु की हम इसमें पॉलिश कर देते हैं। ये देखिए, ठीक है। तो इसको प्रकाश संवेदी कैथोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? प्रकाश संवेदी कैथोड। ठीक है, इस तरह से ये बहुत सावधानी पूर्वक इस डायग्राम को देखिएगा। इस तरह से इसलिए बनाया जाता है, इसका मतलब ये होता है कि इसको टच नहीं कर रहा है। इसे ऊपर से निकाल के बनाते हैं ना, इसका मतलब ये इसको स्पर्श नहीं कर रहा है। ठीक है ना। हाँ, इसको बेटा दिक् परिवर्तक कहते हैं, बताऊंगा मैं आपको भी क्या है ना। और कैथोड और एनोड के मध्य धारा को नापने के लिए कैथोड और एनोड के मध्य क्या धारा है? 1
माइक्रोमीटर को सीरीज में जोड़ा जाता है और कैथोड और एनोड के मध्य विभवांतर को नापने के लिए वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। वोल्टमीटर के मान में परिवर्तन करने के लिए इसको हम विभव विभाजक से जोड़ते हैं। ये विभव विभाजक है। विभव विभाजक वोल्टेज को कम ज्यादा करता है और फिर तो आप इसे बैटरी के धन और ऋण से जोड़ दीजिए। ये भाई साहब आपका दिक् परिवर्तक है। दिक् परिवर्तक, इसको 4 वे की यानी चतुर्मार्गी कुंजी भी कहते हैं। ये आपका विभव विभाजक है। विभव विभाजक है, ठीक है। और ये डायग्राम है। एक बार हम इस डायग्राम को चेक करेंगे ना, कहीं कोई मिस्टेक तो अपन से नहीं हो रही है, देख लेते हैं। ठीक है, एक बात बिल्कुल सही है। और इसको लिख देते हैं। कांच की निर्वातित नली है। कांच की निर्वातित नली, निर्वात होता नहीं है। निर्वात तो क्या है? सक्शन पंप, यानी कि निर्वात पंप लगाया जाता है, उससे इसमें निर्वात उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। एक बार दोबारा समझाता हूं। प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक अध्ययन करने के लिए इसमें कांच की एक निर्वातित नली लगी होती है जिसमें 2 धातु के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, ठीक है। कांच की निर्वातित नली होती है जिसमें क्वार्ट्ज की एक ग्वाक्ष होती है, ग्वाक्ष की खिड़की होती है। इसमें 2 धातु के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। कैथोड पर प्रकाश संवेदी धातु की पॉलिश कर दी जाती है तो उसको प्रकाश संवेदी कैथोड भी कहते हैं। प्रकाश विद्युत धारा का मापन करने के लिए माइक्रोमीटर को सीरीज में, इसको माइक्रोमीटर को सीरीज में तथा कैथोड व एनोड के मध्य विभवांतर को नापने के लिए वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, ठीक है। और विभव विभाजक का मतलब विभव विभाजक की सहायता से विभवांतर के मान में, कैथोड व एनोड के मध्य विभवांतर के मान में परिवर्तन किया जाता है। और दिक् परिवर्तन जो होता है वो कैथोड और एनोड की ध्रुवता ही बदल देता है, यानी कैथोड को पॉजिटिव नेगेटिव, कैथोड तो वैसे नेगेटिव होता है, अगर दिक् परिवर्तन घुमा दिया ना तो ये इसको पॉजिटिव कर देगा, उसको नेगेटिव कर देगा। तो ये दिक् परिवर्तक, इसको इंग्लिश में कम्यूटेटर कहते हैं, कम्यूटेटर, ठीक है। तो ये इसका काम होता है, ठीक है। आगे होगा आपके सामने देखिए प्रयोग है। प्रयोग में 3 बातें हैं। सबसे पहला तो प्रयोग करते हैं कैसा सेटअप है, क्या उसका है, तो वो देख लिया आपने। दूसरा काम जो है प्रयोग में वो है आप लोगों का, तो सेटअप था। दूसरा जो काम है प्रयोग में, दूसरा काम आपको करना है क्या क्या आपको ऑब्जर्वेशन मिलते हैं, ठीक है। और तीसरा बनाएंगे हम लोग रिजल्ट। अच्छा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है और मैं इसको कम से कम वीडियो में ही 2 बार रिपीट करूंगा, तो आप भी इसको अच्छी तरीके से देखिए। देखिए डेरिवेशन नहीं है, ये थ्योरी है। अब थ्योरी जब आ जाती है ना फिजिक्स में तो बड़ा स्लो चलना पड़ता है। अपन क्या डेरिवेशन तो क्या है कि देखेंगे, करके देखेंगे, प्रैक्टिस आएंगे। थ्योरी हमको लर्न करनी है, याद करनी है, तो इसलिए हाथ के हाथ काम भी करते जाएं, पूरा भी करें, सब काम करते हैं। तो देखिए ये जैसे ये यहां से लाइट डालेंगे, ये मान लीजिए आपके पास यहां से प्रकाश आ रहा है, ये प्रकाश आ रहा है। ये क्वार्ट्ज इसलिए लगाई जाती है क्वार्ट्ज की, इससे गुजरने के बाद केवल अल्ट्रावायलेट प्रकाश ही गुजर पाता है। जैसे ही ये इसमें प्रकाश जब धैर्य आवृत्ति, ये शब्द जरूर यूज कीजिएगा, जब धैर्य आवृत्ति या इससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश कैथोड पर डाला जाता है तो प्रकाश विद्युत धारा, इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। क्या उत्सर्जित होते हैं? इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन कैथोड से कहां पहुंचते हैं? एनोड पर। कैथोड नेगेटिव है और एनोड पर ही जाएंगे,
कारण बहुत सीधा सा है, एनोड पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है तो फलस्वरूप प्रकाश विद्युत धारा बहती है। अब यहां प्रकाश विद्युत धारा का 3 के साथ अध्ययन करना है। सबसे पहला है आपतित प्रकाश की आवृत्ति। सबसे पहला है आपतित प्रकाश की आवृत्ति। दूसरा है कैथोड व एनोड के मध्य विभवांतर, और दूसरा कैथोड व एनोड के मध्य विभवांतर, और तीसरा है उल्टा बोल दिया, आपतित प्रकाश की, पहला आपतित प्रकाश की तीव्रता का अध्ययन करेंगे, फिर आवृत्ति, फिर है आपतित प्रकाश की आवृत्ति। आपतित प्रकाश की आवृत्ति ये दोबारा समझा रहे, देखिए जब पहली आवृत्ति या इससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश कैथोड पर डाला जाता है तो इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और जो एनोड तक पहुंचते हैं, परिणाम स्वरूप इसमें विद्युत धारा बहती है ना। तो यहाँ पर बहने वाली प्रकाश विद्युत धारा का 3 के साथ अध्ययन करना है। आपतित प्रकाश की तीव्रता, कैथोड व एनोड के मध्य विभवांतर व आपतित प्रकाश की आवृत्ति। यानी अब मैं आपको बताऊंगा कि जो बहने वाली जो धारा है, बहने वाली जो विद्युत धारा थी, कौन सी वाली, प्रकाश विद्युत धारा, वो इन तीनों पर कैसे निर्भर करेगी, ठीक है, वो सब बताएंगे। तो एक बार आप इस डायग्राम को देखिए, फिर आगे हम बात करें। हाँ जी, तो अब हम इसे साफ कर रहे हैं, है ना। देखिए बड़ा टॉपिक है ये, एक दिन में नहीं होगा, कम से कम इसको कराने के लिए 3 लेक्चर लगेंगे, है ना। और ये कि प्रभाव को ढंग से समझना है भाई। ये चैप्टर वैसे ज्यादा बड़ा नहीं है, पर ये टॉपिक उसके अंदर बहुत बड़ा है और हर साल इसमें से न्यूमेरिकल आता है, एवरी ईयर, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है आपतित प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव। सबसे पहला है आपतित प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव, है ना। तो आइए देखते हैं। देखिए प्रभाव 3 है, तीव्रता का प्रभाव, कैथोड एनोड का प्रभाव, और तीव्रता का प्रभाव, कैथोड एनोड का प्रभाव, और तीसरा है आवृत्ति का प्रभाव। जब किसी एक प्रभाव का अध्ययन करो तो 2 को नियत करो। मतलब आप किसी एक प्रभाव की स्टडी कर रहे हो तो बाकी के जो रेस्ट ऑफ 2 हैं, जो बाकी के 2 प्रभाव हैं, उनको मत काउंट करो, उनको नियत मानो। यानी कि कैथोड व एनोड के मध्य निश्चित विभवांतर पर, कैथोड व एनोड के मध्य निश्चित विभवांतर पर एवं नियत प्रकाश की आवृत्ति पर, नियत प्रकाश की आवृत्ति पर प्रकाश विद्युत धारा और आपतित प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश विद्युत धारा जो किसमें होगी, माइक्रो एम्पियर में, और आपतित प्रकाश की तीव्रता, आपतित प्रकाश की तीव्रता के मध्य वक्र निम्न चित्र अनुसार प्राप्त होता है। दोबारा सुनिए भाई, 3 चीजें प्रभावित करती हैं, तीव्रता ही प्रभावित करती है, कैथोड एनोड के मध्य विभवांतर भी प्रभावित करता है और आवृत्ति प्रभावित करती है। जिन 2 प्रभाव का आप अध्ययन करो, तीसरे को नियत करो। जिन 2 की आप स्टडी करो, तीसरे को नियत मानो। तो आपको क्या करना है,
प्रकाश विद्युत प्रभाव का अध्ययन करने के लिए आपको क्या करना है, कैथोड व एनोड के मध्य निश्चित विभवांतर, कैथोड व एनोड के मध्य निश्चित विभवांतर एवं नियत प्रकाश की आवृत्ति पर, निश्चित विभवांतर पर एवं नियत प्रकाश की आवृत्ति पर प्रकाश विद्युत धारा और आपतित प्रकाश की तीव्रता के मध्य वक्र खींचा जाए तो निम्न चित्रानुसार वक्र प्राप्त होता है। वक्र से स्पष्ट है कि आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा के मान में वृद्धि होती है। जैसे जैसे आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ती जाती है वैसे वैसे प्रकाश विद्युत धारा के मान में वृद्धि होती है। यानी प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता के क्या होती है, समानुपाती होती है। ये पहला प्रभाव था जो हमें प्रयोग करने पर जो मिल रहा है, हम तो वो बता रहे हैं आपको। अभी आप ये नहीं पूछेंगे कि सर ये ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए मैं पहले कह रहा हूं 3 दिन का टॉपिक है, आज पहला दिन है इसका, ठीक है ना। आपको इसका जवाब 30वें दिन पे जाके मिलेगा। तो अभी तो क्या है, अभी के लिए तो आप ये समझिए कि हाँ ऐसा होता है। मेरे वीडियोस को आप 2-2 बार देखिए, 3-3 बार देखिए, लेकिन मैं जो कह रहा हूं उस बात को सुनिए। भाई कोई भी प्रयोग होता है तो पहले तो उसका सेटअप बताते हैं, फिर बताते हैं कि हमें मिल क्या कह रहा है, फिर हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं कि ये कारण है। तो अभी मैं कारण नहीं बता रहा हूं, अभी तो सिर्फ मैं ये बता रहा हूं कि हमें ऐसा मिल रहा है। और अपने दिमाग में ये भर लीजिए कि आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा के मान में वृद्धि होती है। तो आपतित प्रकाश की तीव्रता प्रकाश विद्युत धारा के समानुपाती होती है। ये पहला था, ठीक है। इसके बाद देख लो इसको, फिर दूसरा स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, अब है दूसरा है कैथोड व एनोड, कैथोड व एनोड के मध्य विभवांतर का प्रभाव, विभवांतर का प्रभाव, ठीक है। आपको बताना है कैथोड और एनोड के मध्य विभवांतर। दूसरा प्रभाव है प्रकाश विद्युत धारा को कैसे प्रभावित करती है। मैंने आपसे कहा था जिन 2 प्रभावों की स्टडी करेंगे, जिसकी प्रभाव की स्टडी करेंगे, तो बाकी के जो 2 हैं उनको नियत मानना पड़ेगा। तो अब क्या शब्द होंगे आपके, नियत प्रकाश की तीव्रता एवं नियत आवृत्ति पर, आपतित प्रकाश की निश्चित तीव्रता यानी नियत प्रकाश की तीव्रता एवं नियत प्रकाश की आवृत्ति पर कैथोड व एनोड के मध्य विभवांतर एवं प्रकाश विद्युत धारा के मध्य वक्र। यहां आएगा आपका प्रकाश विद्युत धारा के मध्य वक्र निम्न चित्र अनुसार प्राप्त होता है। विभवांतर 0, ये वोल्ट में आएगा, ये माइक्रोमीटर में आएगा। तो ये ग्राफ कैसा मिला, ये कैसा ग्राफ बता रहा है, ये बता रहा है कि हमने भाई साहब नियत प्रकाश की तीव्रता रखी है एवं नियत आवृत्ति, 2 चीजों को तो फिक्स कर दिया। फिर हमने सिर्फ कैथोड और एनोड के मध्य विभवांतर, कैथोड और एनोड के मध्य भिन्न भिन्न विभवांतर पर भिन्न भिन्न प्रकाश विद्युत धारा प्राप्त की, और कैथोड व एनोड के मध्य विभवांतर और प्रकाश विद्युत धारा के मध्य वक्र निम्न चित्र अनुसार प्राप्त हो रहा है। तो वक्र से क्या स्पष्ट है, वक्र से स्पष्ट है कि विभवांतर का मान 0 होने पर भी प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 नहीं है। देख लीजिए ये 0 है, फिर भी कुछ ना कुछ प्रकाश विद्युत धारा बह रही है ना। विभवांतर का मान 0 होने पर भी प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 नहीं है। कुछ न कुछ मान की प्रकाश विद्युत धारा बिना कोई विभवांतर लगाए भी बहती रहती है। अगर आप विभवांतर का मान बढ़ाते हैं तो प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ता है और फिर संतृप्त हो जाता है। यहाँ ये संतृप्त हो गया, सैचुरेटेड हो गया, फिक्स हो गया। अब इसके बाद इसने बढ़ना बंद कर दिया। इसके बाद अगर आप प्रकाश विभवांतर का मान बढ़ाते हैं तो प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ता है और फिर क्या हो जाता है, वो संतृप्त, फिक्स हो जाता है।
ठीक है, तो फिर आगे जाके कोई फायदा नहीं है। आपको मैंने इसमें एक चीज पढ़ाई थी प्रयोग में, दिक् परिवर्तक पढ़ाया था ना। दिक् परिवर्तक, दिक् परिवर्तक वो डिवाइस है जो कैथोड को पॉजिटिव कर दे और एनोड को कैसा कर दे, नेगेटिव। पोलैरिटी यानी ध्रुवता बदल देती है। एनोड पर इलेक्ट्रॉन क्यों जा रहे थे? क्योंकि वो धनावेशित था। अब अगर हम दिक् परिवर्तक की सहायता से कैथोड व एनोड की ध्रुवता बदल दें तो अब कैथोड हो जाएगा धनावेशित और एनोड हो जाएगा ऋणावेशित। कैथोड धनावेशित और एनोड हो जाएगा ऋणावेशित। यानी अब अगर आप ऐसा कर दें, दिक् परिवर्तक की सहायता से ध्रुवता बदल दें, कैथोड धनावेशित हो जाएगा और एनोड कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित। तो भाई साहब ऐसा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे थे वो वहां नहीं जाएंगे, वापस आएंगे, है ना। जो इलेक्ट्रोड कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे थे वो इलेक्ट्रोड वापस आएंगे, यानी एनोड की तरफ नहीं पहुंचेंगे, वापस आएंगे। और जब वापस आएंगे तो सीधी सी बात है, प्रकाश विद्युत धारा के मान में कमी होगी और एक निश्चित विभवांतर पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाएगा। इस विभवांतर का एक विशेष नाम है निरोधी विभव। इंग्लिश में इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसको अलग से पढ़ेंगे निरोधी विभव। ठीक है, दोबारा समझा रहा हूं, एक बार देखो। नियत प्रकाश की तीव्रता एवं नियत आवृत्ति पर कैथोड व एनोड के मध्य विभवांतर एवं प्रकाश विद्युत धारा के मध्य वक्र निम्न चित्रानुसार प्राप्त हुआ। वक्र से स्पष्ट है कि विभवांतर का मान शून्य होने पर भी प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य नहीं होता। इसके पश्चात विभवांतर का मान बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा के मान में वृद्धि होती है और फिर वह संतृप्त हो जाता है। पहले बढ़ता है फिर संतृप्त हो जाता है, फिर आगे जाके कोई फायदा नहीं है। दिक् परिवर्तक की सहायता से कैथोड एवं एनोड की ध्रुवता बदल दी जाती है। अब कैथोड धनावेशित और एनोड ऋणावेशित हो जाता है। ऐसा करने पर विपरीत दिशा में अगर हम विभवांतर का मान बढ़ाएं तो प्रकाश विद्युत धारा के मान में तेजी से कमी होती है और एक निश्चित विभव पर, एक निश्चित ऋण विभव पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, निरोधी विभव कहते हैं, है ना। स्टॉपिंग पोटेंशियल इसने बंद कर दिया, इसके बाद प्रकाश विद्युत धारा नहीं बहेगी। ये दूसरा प्रभाव था। निरोधी विभव अलग से समझाएंगे आपको, ठीक है। तो एक बार इसको देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए हम निरोधी विभव को आपको समझाते हैं। निरोधी विभव क्या है? ये दूसरा प्रभाव आपका चल रहा है ना। निरोधी विभव कई बार एग्जाम में आ चुका है ये। इसको हम लोग अंतक विभव भी कहते हैं। अंतक विभव, इंग्लिश में इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कहते हैं। और बताया था मैं आपको, वह निश्चित ऋण विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है। वह निश्चित ऋण विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है निरोधी विभव कहलाता है। एक निश्चित ऋण विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है निरोधी विभव कहलाता है। V0 से लिखते हैं इसको, इससे लिखते हैं इसको V0 से लिखते हैं। निरोधी विभव एक्चुअलिटी में गतिज ऊर्जा का मापक है। देखिए विभव का ये सूत्र होता है V बराबर W/Q होता है ना, और नहीं तो आप पढ़ भी लेंगे और पढ़ के भी आए पहले। W तो गतिज ऊर्जा होती है, आप जानते हैं, और Q इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया, और ये आपका V0 हो गया। तो K बराबर क्या आएगा, eV0, और गतिज ऊर्जा को आप लिख सकते हैं 12 mv² बराबर eV0। ठीक है, हाँ मैं फिर समझा रहा हूं बेटा, सुन लीजिए। निरोधी विभव का अकेले कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, यानी कोई औचित्य नहीं है जब तक उसमें इलेक्ट्रॉन के आवेश का गुणा ना हो। तो निरोधी विभव अगर आपके पास हो तो इलेक्ट्रॉन के आवेश E का गुणा कर दीजिए, आपको गतिज ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी।
क्या प्राप्त हो जाएगी आपको? गतिज ऊर्जा। तो ये है निरोधी भवन। अच्छा टॉपिक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। अगला जो लेक्चर रहेगा वो निरोधी भवन की डिपेंडेंस रहेगी, निरोधी भवन पर किन किन राशियों का प्रभाव पड़ता है उसको भी देखेंगे। तो मैं समझता हूँ आपको ये आ गया होगा। मैं फिर कह रहा हूँ थ्योरेटिकल टॉपिक है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, है ना, तो तभी आपको ये ज्यादा अच्छी तरीके से आएगा। ओके, आज के लिए बहुत है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।